अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर को, अपने देश को अपना ही ना समझे, बल्कि वो ये भी समझे कि वो एक विश्व का भी पार्ट है, एक विश्व का भी हिस्सा है। वो सिर्फ देश कल्याण की ही बात ना करे, जब वो संपूर्ण विश्व की बात करने लगता है तब वो एक विश्व मानव कहलाता है, कॉस्मोपॉलिटन। आजकल के जो महानगर हैं उनका जो अंग्रेजी में भाषांतर होता है उसको वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं, जहाँ एक ऐसा शहर जहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति और परंपरा के लोग एक साथ घुल-मिल कर रहते हो, एकता के साथ रहते हो, वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय एकता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है। तो वैश्वीकरण के इस युग में हर कोई विश्व का हिस्सा है, हर कोई विश्व में अपनी पहचान रखता है, अपना महत्व रखता है। हर किसी को अपने बातों को व्यक्त करने के लिए पूरा विश्व पड़ा हुआ है। आधुनिक इतिहास में तो वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट जो है बहुत नया है, जो कि 1812 के ईस्वी में एक अमेरिकन राष्ट्रपति थे टॉस्कमोर, उनके द्वारा लाया गया। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम को तब से लेकर चल रही है जब संपूर्ण विश्व का मानचित्र भी नहीं ज्ञान था। हमें ये भी नहीं पता था कि विश्व में कौन से देश कहाँ हैं। तब भी हमारा भारतीय संस्कृति जो है वो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता था। वसुधैव कुटुंबकम के इसी आदर्श वाक्य के साथ मैं आगे चलता हूँ कि आधुनिक प्रयासों में तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प जी ने किया, और इसमें कुछ बाधाएं भी हैं। वर्तमान में विश्व में जो चल रहा है सभी जानते हैं, परिचित हैं। राष्ट्रीय एकता, कहीं ना कहीं हम जब राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीयता की बात भूल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े ड्रॉबैक के रूप में देखा जाता है। हमें राष्ट्रीय एकता के साथ साथ लोगों को अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से भी ओतप्रोत करना होगा और उन्हें बताना होगा कि हम सर्वप्रथम मानव और सभी मानव हमारा परिवार, मानव के बाद हम भारतीय हैं, भारतीय के बाद फिर हम अन्य कोई। इसलिए जो वर्तमान में बाधाएं आ रही हैं वो है राष्ट्रीय अतिवाद को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चाविज्म। बहुत ही धर्म के लिए, आप अपने जात के लिए, अपने देश के लिए जब आप बहुत अहंकारी हो जाए, अपने धर्म को प्रमोट करना, अपनी जात को प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे की बुराई करना ये गलत बात है। यही राष्ट्रीयता, एक राष्ट्रीयता है, एक अतिराष्ट्रीयता है, और अति सर्वत्र कहीं भी अत्याधिकता सहनीय नहीं है। इसी पर हरिशंकर प्रसाद जी ने एक बात कही थी कि जो आजकल हर जगह दंगे होते हैं, आतंकवाद होता है, वैश्विक आतंकवाद के जो चाहे जैसे हो, धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक कई कारण हैं वैश्विक आतंकवाद के, तो उसमें जो कारण है वो मुख्य कारण यही है कि आज हमारे पास जो युवा हैं, दिशाहीन, बेकार और हताशा, नकारावादी, विध्वंसकारी, बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक है। कहीं भी जो दंगे फसाद होते हैं उनमें मुख्य भूमिका इन्हीं की रहती है। तो इनका प्रयोग महत्वाकांक्षी, खतरनाक विचारधारा के लोग करते रहते हैं। इस विचार का प्रयोग कभी नेपोलियन ने किया, तो कभी हिटलर ने किया, तो कभी मुसोलिनी ने किया। इनके प्रयोग से ही हम अंतर्राष्ट्रीय भावना, जब राष्ट्रीय अतिवाद बढ़ता है तभी ऐसे कोई नेपोलियन पैदा होता है, तो कोई हिटलर पैदा होता है, तो कोई मुसोलिनी पैदा होता है। आगे इस भीड़ का प्रयोग धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर के लिए करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर राष्ट्र के अंदर यही विद्रोह करते हैं। इसका मतलब जब कड़ी टूटती है तो ऊपर से, अंतर्राष्ट्रीयता से हम कड़ी तोड़ते हैं, फिर राष्ट्रीयता पर आते हैं। राष्ट्रीयता से टूटती है तो फिर हम जातियों पर, धर्मों पर, फिर उपजातियों में आ जाते हैं, यहाँ तक कि फिर उपजातियों में भी उपजातियों में आ जाते हैं। मतलब मानो अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ता चला जाएगा चीज, लेकिन अगर जोड़ना चाहता है तो जोड़े। सबसे पहला कि मैं मानव हूं, अगर ये सोच कर वो चलता है तो संपूर्ण विश्व को वो मानव मानेगा, तो संपूर्ण विश्व में वो शांति सौहार्द के लिए कार्य करेगा। और यही विश्व की एक, अगर आप देख लिया जाए तो तमाम संस्थाएं जो हैं वो इसी के लिए कार्य कर रही है। जैसे UNDP है, यूनेस्को है,
ये सभी संस्थाएं इसीलिए कार्य कर रही हैं कि हमारा वैश्विक जो रिलेशन है, वैश्विक अंडरस्टैंडिंग है, वो एक बरकरार रहे, उसमें कोई बाधा ना आए, क्योंकि कड़ी टूटेगी तो पूरी जंजीर टूटेगी। इसलिए बहुत एक दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वर्तमान जो विश्व की स्थिति है वो राष्ट्रीय अतिवाद की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और जब कोई परिस्थिति आती है तो ऐसा नहीं कि एक विशेष राष्ट्र को आप कह सकते हो कि नहीं यही राष्ट्रीय अतिवाद है। जब ग्लोब चेंज होता है तो चूंकि ग्लोबलाइजेशन का युग है, पूरा ग्लोब चेंज हो जाता है एक बार। आज आप देख सकते हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं जिनके बीच विवाद है, जैसे आप ले लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने चुनाव में अपना जो मुद्दा बनाया था उनका भी वही था, राष्ट्रीय अतिवाद। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे लिए अमेरिकी प्रथम है। इसका मतलब जो बाहर से आए हुए हैं उनके लिए उनकी सुविधा का उन्होंने ध्यान नहीं रखा कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। उन्होंने कहा मेरे लिए अमेरिकी प्रथम है, जबकि वहां जो भी नागरिक है, भले ही वो बाद में नागरिकता लिया हो किसी अन्य से, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रीयता की अतिवादिता है। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय है बोरिस जॉनसन। उन्होंने ब्रेक्जिट किया। ब्रेक्जिट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि बाहरी लोग जो ब्रेक्जिट में यही प्रावधान था कि कोई भी आकर कहीं भी किसी भी ब्रेक्जिट देश में रह सकता है, वहां की नागरिकता की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करके आसानी से उसको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन बोरिस जॉनसन जी ने सिर्फ इसलिए कि मेरे देश में मेरे देश का ही आदमी रहे, मतलब वैश्विक अंडरस्टैंडिंग जो थी, जो अवबोध था, उसको तोड़ने का उन्होंने काम किया और उन्होंने कहा नहीं हम ब्रेक्जिट करेंगे। और उसी के कारण उनको चुनाव में जीत मिली। इससे लगता है कि मतलब सिर्फ वही नेता ही नहीं दोषी है, बरगलाने वाले ही नहीं दोषी, हम आप भी दोषी हैं कि उनको वोट देकर उनको बनाते हैं और वही फिर हमारे साथ ऐसा करते हैं, वो कड़ी तोड़ने का कार्य करते हैं। चाइना में आ जाइए, धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है, जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता, चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या होगा सब जानते हैं। जब एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर आप कुछ करोगे तो फिर वैश्विक कड़ी तोड़ने के कार्य करते हो आप। उसके बाद आप उत्तर कोरिया के तानाशाह की बात कर ही सकते हैं। और बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, इसमें कई से लोग मुझसे असहमत होंगे, द ग्रेट इंडियन डिवाइडर। मैं मानता हूं कि हाँ, भारत में भी राष्ट्रीय अतिवाद की तरफ झुकाव है। इससे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है, हाँ बताइए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सारी चीजें तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप इस पर प्रकाश डालें कि ये चीजें क्यों हैं, उसके कारण क्या है, राष्ट्रीय की बात है, और उसके सुझाव क्या हो सकते हैं कि ये खत्म हो। जी जी, इस पर मैं तो जब हमने कहा कि मानवता का जो परम लक्ष्य है वो विश्व बंधुत्व है। किसी भी मानव के लिए सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट जो यूएनडीपी द्वारा 2030 के लिए बनाया गया है, उसमें जो 16वां गोल है वो यही है, वैश्विक शांति, भाईचारा एवं मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्थान। तो जो यूएनडीपी द्वारा 16वां गोल है, जब हम वो प्राप्त कर लेंगे, मतलब वैश्विक भाईचारा, शांति और अंतरराष्ट्रीयता अवबोध हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर ये राष्ट्रीय अतिवाद, राष्ट्रीयता होनी और राष्ट्रीयता पर गर्व करना एक अलग बात है। लेकिन जब आप अपनी राष्ट्रीयता के लिए, अभी मैंने हाल ही में फेसबुक पे देखा, एक फोटो था, नीचे भारतीय झंडे का, ऊपर एक आदमी पैर रख के खड़ा है और लिखा हुआ है, कोई नाम लिखा हुआ है, वो पाकिस्तान का था। उसने क्या किया कि अब उसने किया, आपने दूसरे देश की धर्म की भावना को ठेस पहुंचाया, जाहिर सी बात है आपके रिएक्शन में उसके यहाँ प्रतिक्रिया बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो हमें यही करना है कि जब भी हम कभी भी सोशल मीडिया का प्रयोग करें तो कुछ ऐसा कभी ना करें कि जिससे विश्व में किसी भी देश की भावना को ठेस पहुंचे, और शुरुआत हमें खुद से करनी है। आज वो इंडिया के ऊपर पैर रखकर बैठा है, कल क्या पाकिस्तान का झंडा नहीं मिल सकता? आज 5 रुपए दीजिए, आप कहीं से भी फोटो कॉपी निकलवा सकते हैं, उस पर आप पैर रखकर खड़े हुए, फिर उनमें हमें क्या फर्क है?
तो इसलिए हमको अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना पड़ेगा कि कैसे हम किसी चीज को आगे ले जा रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय अतिवाद यही है, जब आप किसी देश के झंडे का अपमान करते हैं, किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का अपमान करते हैं, तो फिर राष्ट्रीय अतिवाद कहीं ना कहीं प्रकाशित हो जाता है। और वर्तमान विश्व में चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, व्लादिमीर पुतिन हो, शी जिनपिंग हो, या फिर किम जोंग उन हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय अतिवाद का परिणाम ना हो। हर कोई यहाँ राष्ट्रीय अतिवाद का परिणाम है और अपने देश की भी स्थिति जान रहे हैं। आज कोई अगर विरोध करता है कि भाई तुम डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करते, तो उसको कहा जाता है तुम देशद्रोही। अगर वो रोजगार की बात करने लगा, कोई ऐसी बात करने लगा, तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। तो ये क्या है? ये राष्ट्रीयता की अतिवादिता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसी प्रकार से हिटलर ने कहा था राष्ट्रीय अतिवाद को ही उसने, अगर मान लिया जाए प्रथम विश्व युद्ध जो था वो परिणाम था औद्योगिकीकरण का और निवेशवाद का, कि जो कितना जगह कैप्चर कर ले जा रहा है विश्व। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो पूरा का पूरा आपका राष्ट्रीय अतिवाद का बेसिस, चाहे वो हिटलर का राष्ट्रीय अतिवाद हो, चाहे वो बेनिटो मुसोलिनी का राष्ट्रीय अतिवाद हो, या किसी और का भी हो। तो राष्ट्रीय अतिवाद को हम समझ गए। पहला जो मुख्य कारण था, राष्ट्रीय अतिवाद आता है तो उसके कई कारण थे। कुछ लोग सांस्कृतिक रूप से कि हमारी संस्कृति अलग है इसलिए हमारी राष्ट्रीयता अलग है। इसका एग्जाम्पल आप बेंजामिन नेतन्याहू अथवा इजराइल का ले सकते हो। हमारी संस्कृति अलग है, हम दुनिया से कटे रहेंगे, या हम किसी खास समुदाय से अलग रहेंगे। ये भी एक सांस्कृतिक विवेदना जो हम बना रखे हैं। कभी कभी हम गलती से जो विविधता है उसको डिस्क्रिमिनेशन से रिप्लेस कर देते हैं। विविधता और डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपको किसी के साथ भेदभाव और विविधता में अंतर समझना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है और कोई हिंदू पूजा कर रहा है तो दोनों की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, दोनों की पद्धतियां अलग हैं, लेकिन वो दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। अब आप सिर्फ इसलिए नफरत करें कि वो नमाज पढ़ रहा है, तो वो हमारी संस्कृति है, हमारी विविधता है, ना कि वो डिस्क्रिमिनेशन। उसको जब हम डिस्क्रिमिनेशन से रिप्लेस कर देते हैं तब हमारे साथ समस्याएं बढ़ती रहती हैं। धार्मिक समस्याओं का जब स्वामी विवेकानंद जी ने जब 1893 में वहाँ शिकागो धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने कहा कि रुचि नाम वैचित्र नाना पथ जुसाम, तो उन्होंने यही कहा कि संपूर्ण विश्व एक है। पहली बार उन्होंने कहा कि भारतीय पहला कोई ऐसा विश्व का आदमी था जिसने कहा कि अमेरिकी वासियों मेरे भाइयों बहनों हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन की जगह पर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि एक आपको बता दिया, हाँ ये लेडीज है ये जेंटलमैन है, बस उसमें भी लैंग्वेज में था। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। तो वहां से फिर जैसे आप जोड़ने का, और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका सिर्फ यही ध्येय रहा है कि विश्व को एक परिवार के रूप में माना जाए। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को वो हमेशा से लेकर चलते रहे। अब हमें जो शिक्षा है, शिक्षा इसमें किस प्रकार से योगदान करता है? पहली बात तो हमें जब देखना चाहिए कि हर पूजा पद्धति, हर विविधता, सबसे बड़ा धार्मिक कारण अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अवबोध लें तो सांस्कृतिक से भी बड़ा कारण है धार्मिक कारण जो है, उसमें हर विविधता के बीच एक रेखांकित एकता है। उस रेखांकित एकता को हमें सबको बताना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है, वही एक मुस्लिम कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है। हम कहते हैं कि भगवान निराकार है, निर्ब्रह्म है और उसका कोई आकार नहीं, वो सर्वव्यापी है।
वो भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईश्वर एक है और ईश्वर एक है और वो अल्लाह है और नबी उसके आखिरी पैगंबर, वो भी वही कह रहा है। फिर बाइबल कहता है द गॉड इज डिफाइंड एज द ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट एंड यूबिक्विटस। तो गॉड बताइए। आप बता रहे हैं कि सब में कर्ता बोल रहे, हर कण में ईश्वर है, मुस्लिम बोल रहा है, हिंदू बोल रहा है, क्रिश्चियन बोल रहा है, फिर इतना दंगे क्यों होते हैं भैया, इतना हर क्यों है भैया, और हरदम मुस्लिम से ही क्यों आतंक चालू है हर जगह। मैं आपके प्रश्नों का जवाब सारे दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। मैं अपने आपके प्रश्नों का जवाब दिया हूँ, लेकिन मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। मैंने कहा धार्मिक अतिवाद, मैंने क्या कहा, धार्मिक एक कारण। आप दूसरे के, उसने नमाज पढ़ा, आपने कहा नहीं ये तो गलत कर रहा है, ये नमाज के ऊपर वहाँ सीधा अतिवादी है, कहीं भी एक दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं, मुस्लिम धर्म में कहीं। इसका जवाब मैं देता हूँ कि जैसे आपने कहा एक कम्युनिटी का नाम लेकर विद्यार्थी के स्तर पर कि मुस्लिम के ही दंगे क्यों हो रहे हैं, आपने सिख दंगों का नाम सुना हो, है ना। तो आप ऐसा एक कम्युनिटी का नाम लेकर नहीं कह सकते विद्यार्थी के स्तर पर, एक कम्युनिटी का नाम जाहिर तौर पर आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये कह सकते किसी संप्रदाय को लेकर दंगे क्यों हो रहे हैं, आपकी बात का चलिए कोई बात ठीक है, उन्होंने कोई बात नहीं, लेकिन जो धार्मिक कट्टरता है वो मैं कह रहा हूँ, अगर आप कुरान को, मैंने तो भाई बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन किसी भी धर्म में कमी या जो अच्छाई होती है, धर्म में दूसरे धर्म का स्थान ही नहीं, मुस्लिम धर्म में दूसरे धर्म को कहीं स्थान नहीं दिया गया, शुरू से उनका कवर करते जाओ, पढ़ाते जाओ, आपको ये ज्यादा सब्जेक्ट आयत क्वेश्चन सही है, किंतु आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं असंतोष को व्यक्त करता है। संतोष इसी में है कि अगर कोई आपको अपनी जगह नहीं देता है तो क्या आप अपने आप को भी पैक कर लेंगे, क्या आप उसकी बुराई से अपने आप को ऐसा शेड प्रदान कर देंगे जो दूसरे के लिए बुरा हो। आप अपने आप को तो खुला रखेंगे ना, आप अपने आप में तो जब अच्छाई है समाहित करना, तो हम दूसरों को तो अपने आप में समाहित करेंगे। अगर किसी कम्युनिटी में कुछ बुराई है, जरूर सी बात है कि सब सारी बुराइयां नहीं है, कुछ बुराइयां हैं, हम अपने आप को डाइवर्सिफाई बनाए रखेंगे। तो जो आप समझिए कि हमारे यहाँ नहीं बुराई, सती प्रथा हमारे यहाँ बुराई थी, ठीक ना, उनको इरेडिकेट किया गया कि नहीं किया गया। तो जब आपने बुराइयां पहले पहचाननी है, जैसे ट्रिपल तलाक का हाल ही में, भले ही वो विधेयक तो गया, लेकिन गया, बुराइयों को पहले डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद में उसकी बुराइयों को दूर करेंगे। और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप एक दूसरे इंसान की हत्या करें, दूसरे इंसान के ऊपर दंगे करें। हर धर्म संभावता और मानव को मानव जात मानता है। उसके व्याख्याकार जो है, जी मैं आपके प्रश्न को उत्तर दे रहा हूँ, जो व्याख्याकार है, जो उसकी व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या करने वाले जब गलत व्याख्या करते हैं तो वही राष्ट्रीय अतिवाद, धार्मिक अतिवाद और इसलिए से जगकड़ी बोलने वाला कार्य है। तो व्याख्याकारों को समझना चाहिए। आज हमारे यहाँ कई बाबाओं हैं जो जेल में हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने गलत व्याख्या समझ गए, वो भी बुराइयां हैं, समझिए। वो धर्म की बुराई नहीं है गुरु जी, वो धर्म की बुराई नहीं, वो पर्सनल बाबा की बुराई है। सही है, लेकिन वो जब देखिए, जब मैं यहाँ व्याख्यान कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ, मेरा जो स्वामी विवेकानंद जी का जो कथन था, उन्होंने कहा कि जब हम कोई चीज सुनते, बोलते और देखते हैं तो वही हम अपने व्यवहार में लाते हैं। मतलब कुछ है, आते हैं बस जो असलियत में धर्म के ऊपर है वो कभी नहीं है ऐसा, तो इसको समझिए। तो दूसरा कारण हो गया धार्मिक, पहला राष्ट्रीय अतिवाद, और उसके बाद विश्व की स्थिति आप जान रहे हैं, पूरे ग्लोब में इस समय राष्ट्रीय अतिवाद की समस्या बढ़ी हुई है। राष्ट्रीय अतिवाद की समस्या को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक सर्वे हुआ था, उसमें कहा गया था कि दुनिया को खत्म करने वाले 10, मतलब मानव जात के लिए 10 सबसे बड़े खतरनाक हथियार, तो उसमें जो छठा सबसे बड़ा हथियार बनाया गया था, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ऐसे बड़े बड़े मुद्दे थे कि इनसे पृथ्वी या मानव खत्म हो सकते। उसमें जो छठा सबसे बड़ा परेशानी बताया गया था, वो बताया गया था बैड गवर्नेंस इन वर्ल्ड ई गवर्नेंस।
आप जो बैड गवर्नेंस है, आप विश्व में देख लीजिए जो इस समय अतिवाद की तरफ चल रहा है, तो बैड गवर्नेंस जो है ये छठा सबसे बड़ा मानव के विनाश का कारण है, ये एक सर्वे बताती है। और इंदिरा नूइन जो कि पेप्सिको की अध्यक्ष थी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं बन गई यूएस का प्रेसिडेंट या मैं कहीं राजनीति में आ गई तो विश्व युद्ध हो जाएगा। क्या एक व्यक्ति विश्व युद्ध कर सकता है? नहीं, लेकिन कर सकता है, क्योंकि जर्मनी के हिटलर ने किया, अकेले विश्व युद्ध शुरू किया। जब एक आदमी चलता है और उसके पीछे हजारों लोग बगैर समझे चल देते हैं, आज सीए का विरोध हो रहा है, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय पर बोल रहा था, आप मुझे राष्ट्रीय स्तर पर ला रहे हैं। तो जब एक आदमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक आदमी आगे चला, जर्मनी का नेता आगे चल रहा है, पूरी जर्मनी ये बगैर सोचे कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, डजंट मैटर, वो पीछे चल रही है, तो फिर युद्ध होगा। कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच भी युद्ध की बहुत ही आशंकाएं जताई जा रही थी, और जो इंटरनेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो तो मतलब राम रच रहा था। तो इस समय थोड़ी समस्या वो भी अंतर्राष्ट्रीयता में बाधा बना रही है। अगर हमें दूसरे के धर्म का सम्मान, दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों, राष्ट्र ध्वजों अथवा किसी भी इंस्टीट्यूशन को, आज कोई भी बात हुआ, जैसे अभी इराक का ही उदाहरण ले लीजिए, इराक और ईरान में जब अमेरिका से युद्ध हुआ, तो इराकियों ने क्या किया, वहां जाकर उनके जो राजदूत थे, उनके राजदूत के एम्बेसडर के हाउस थे, वहां पर जाकर वो लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया, आगजनी करनी शुरू कर दी। ये आप क्या कर रहे हैं? एक आप जो कड़ी थी इंटरनेशनल, नेशनल, फिर जाति और धर्म, इसको तोड़ रहे हैं, और जब एक कड़ी टूटती है तो फिर जंजीर टूटती चली जाती है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तोड़ते हैं तो फिर राष्ट्रीय पर तोड़ते हैं। जो एक बार तोड़ दिया वो फिर क्या होता है, आप आज विश्व के अलग धर्मों को, अलग देश के लोगों को अपना नहीं मान सकते, मानो नहीं मान सकते, तो कल को कोई आप, मैं तो श्योर करता हूँ कि आप फिर अपने धर्म, अपने देश में भी कुछ लोगों को नहीं मानते, क्यों मेरे भाई, फिर आप राष्ट्रीय एकता में अपना योगदान कहाँ दे रहे हैं? जो संविधान में वर्णित 11 मूल कर्तव्य हैं, उसको कहाँ आप फॉलो कर रहे हैं? जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानो को मानो नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप नेशनल लेवल पर 11 वर्णित मूल्यों में जिसमें लिखा है कि हम सब भारतवासी भाई भाई हैं, हम सभी के धर्म का सम्मान करेंगे, पूजा पद्धति का सम्मान करेंगे, वो आप कहाँ फॉलो करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर जो इंटरनेशनल लेवल पर मानो को मानो नहीं मानता, वो इस लेवल पर भी मानो को मानो मानेगा। और शिक्षा, बड़ी विडंबना है कि शिक्षित भी जो है, जो शिक्षित हैं वो भी इस बात को नहीं समझ रहे। कई ऐसे आतंकवादी पकड़े गए हैं जो बहुत ही अच्छे पोस्ट पर रहे हैं, बहुत ही अच्छी उनकी इनकम रही है, बहुत अच्छा हर चीज है,